अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस एम्प्टी बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये नीचे हमें कुछ ओपन सेंटेंसेस दी गई हैं। इसमें ये एम्प्टी बॉक्स की जगह हमने वो नंबर एंटर करना है जिससे कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें ये 4 ओपन सेंटेंसेस दी गई हैं, यानी कि इस तरह हमें नहीं पता कि ये सेंटेंसेस ट्रू है या फॉल्स हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें ये जो बॉक्सेस हैं इनको हमने रिप्लेस करना है ऐसे नंबर से कि ये सेंटेंसेस जो है ये ट्रू हो जाएं। ठीक है, तो पहले वाले में देखें, 10 में हम क्या ऐड करें कि 12 आ जाए। हम 10 में जब 2 ऐड करेंगे तो 10 प्लस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले बॉक्स को हमने रिप्लेस कर दिया 2 से। अब पार्ट 2 में हमारे पास है 15 माइनस बॉक्स है और उसके बाद 12 आ रहा है। तो 15 में से क्या माइनस करें कि हमें 12 मिले। हम लिखेंगे 15 माइनस 3 अगर करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट बन गई है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 3 है। इसमें 10 डिवाइडेड बाय और उसके बाद बॉक्स आ रहा है और फिर 5 आ रहा है। तो 10 को हम कौन से नंबर से डिवाइड करें कि हमें आंसर 5 मिले। तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, तो इसमें हमने इस बॉक्स को रिप्लेस कर दिया 2 से। और इस लास्ट वाले पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, बॉक्स आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा है, 28 आ रहा है। तो कौन से नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 28 आए। तो अगर हम 7 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। तो ये हमने इस बॉक्स को रिप्लेस कर दिया 7 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। ये नीचे कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं, तो इसमें हमने सेपरेट करना है कि ओपन सेंटेंस कौन सी है और क्लोज सेंटेंस कौन सी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि ओपन और क्लोज सेंटेंसेस के दरमियान क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें ये सेंटेंसेस कुछ दी गई हैं, ये कुछ एक्सप्रेशन हैं। इनकी हमने टाइप फाइंड आउट करनी है कि ये कौन सी टाइप की सेंटेंसेस है। ठीक है, तो देखें, जो सेंटेंसेस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है ओपन सेंटेंस और एक होती है क्लोज सेंटेंस। ठीक है, जो ओपन सेंटेंस होती है उसमें हमें जो एक्सप्रेशन दी गई होती है उसके रिजल्ट के बारे में हम नहीं जानते कि क्या वो जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर ये 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 है। तो जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता चलती हम नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है या ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसी सेंटेंस जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसी सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहली वाली जो टाइप ये है ओपन सेंटेंस। तो इसके सामने मैं लिख लेता हूं ओपन। जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये वाली है ओपन। ठीक होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है z प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो देखें, जब तक हमें z की वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी हम नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है, ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये भी ओपन सेंटेंस है, हम लिखेंगे ओपन। ये दूसरी वाली भी ओपन है। उसके बाद तीसरी आ जाती है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो देखें, 10 और 10 कितने, 10 प्लस 10 मिलके कितने बन जाते हैं, 20 बन जाते हैं। 20 इज इक्वल टू 20, यानी कि ये ट्रू हो जाता है। हमें रिजल्ट का पता चल गया। तो ऐसा सेंटेंस या ऐसी एक्सप्रेशन जो जिसके रिजल्ट के बारे में हमें हमें पता चल जाए वो क्लोज सेंटेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये क्लोज सेंटेंस है। देखें, जरूर नहीं कि ये ट्रू हो। अगर मसलन मेरे पास ये होता कि मैं 10 प्लस 15 होता और इज इक्वल टू 20, तो अब ये 10 प्लस 15 25 हो जाता। तो 25 जो है 20 के इक्वल नहीं है। लेकिन हमें रिजल्ट का पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है, फॉल्स सेंटेंस है। तो इस केस में भी ये क्लोज सेंटेंस कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये हो जाएगी क्लोज।
उसके बाद 4 नंबर पे जो सेंटेंस है इसमें 18 पे डिवाइड किया जा रहा है 2 को, इज इक्वल टू 9। तो ये हमें रिजल्ट का मालूम पड़ रहा है इसमें कि 18 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, 9 बराबर हो जाएगा 9 के, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। तो ये सेंटेंस होगी क्लोज। ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे जब तक हमें x की वैल्यू का पता नहीं चलता तो हम नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है या ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू है या फॉल्स है। इस सेंटेंस को हम लिखेंगे ओपन। उसके बाद 6 पार्ट है, इसमें y प्लस जी इज इक्वल टू 16 है। तो जब तक हमें y और z की वैल्यू का नहीं पता चलता हम नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस या ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये ओपन सेंटेंस है। ये मैंने लिख दिया ओपन। 7 में भी यही सूरत हाल है, इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू का नहीं मालूम। तो ये भी ओपन सेंटेंस है, ये मैंने लिख दिया ओपन। उसके बाद 8th पार्ट है, इस पे 9 पे डिवाइड हो रहा है 3 इज इक्वल टू 3। तो ये इसमें हमें रिजल्ट का मालूम पड़ रहा है कि 9 पे 3 डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 इक्वल होगा 3 का, यानी कि एक ट्रू सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें चूंकि रिजल्ट का हमें मालूम पड़ रहा है तो हम लिखेंगे कि ये क्लोज सेंटेंस है, ये हो जाएगी क्लोज सेंटेंस। और लास्ट जो 9th पार्ट है इसमें भी हमें पी और क्यू की वैल्यूज़ का नहीं मालूम, तो हम नहीं कह सकते कि ये जो सेंटेंस है या ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसी सेंटेंस को हम लिखेंगे कि ये ओपन सेंटेंस है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये नीचे एक टेबल दिया गया है, इसमें यहाँ पे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, वेरिएबल्स कितने हैं और कांस्टेंट कितने हैं। तो जब ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उस टाइम आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टर्म किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं और कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें ये 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई हैं। इसमें हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो जो पहली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो सिर्फ एक ही है, 4xy, ये इसमें एक ही है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 1, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म तो है 1। अब वेरिएबल्स कितने हैं, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो ये 4xy में x और y जो है वेरिएबल्स हैं। तो हम लिख लेंगे जो वेरिएबल इसमें है, इसमें एक x है और एक y है। ठीक है, ये इसमें वेरिएबल्स हैं। और आखिर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट का मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। अब पार्ट 2 है, इसमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 4x2 माइनस 2y प्लस 8। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3। नंबर ऑफ टर्म तो है इसमें 3। वेरिएबल इसमें कितने हैं, वेरिएबल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, तो देखिए ये x है और y है। तो वेरिएबल इसमें है x और y। ठीक हो गया। और कांस्टेंट कौन सी है, कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती। जैसे कि इसमें ये 8 है, 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो ये जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट हम लिख लेंगे 8। अब इसमें ये 4 जो है ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 जो है, जो वेरिएबल के साथ जब कोई भी ऐसा नंबर आएगा तो वो कोफिशिएंट कहलाएगा, वो कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये 4 जो है ये कोफिशिएंट है। और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे कि x y, ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। इसमें देखें ये 4 और 2 जो है वो कोफिशिएंट है और x और y वेरिएबल्स हैं और 8 जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है। अब पार्ट 3 में जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो है 2xyz प्लस 20। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 और 2। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें आ गई 2 और वेरिएबल्स कितने हैं, x y और z, x y और z। ठीक है, ये हो गया। और कांस्टेंट इसमें कौन सा है, 20। 20 जो है इसमें आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें ये एक्सप्रेशन है x2 माइनस 2xy प्लस 16। तो इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3। टर्म्स तो इसमें आ गई 3।
और वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y है, ठीक है। तो वेरिएबल हो जाएंगे x और y और कांस्टेंट इसमें आ जाएगा 16, ठीक है। ये 2 जो है कांस्टेंट नहीं होगा, ये कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन 3 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। ये नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इसमें से हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग-अलग करना है। तो जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उस टाइम आपको बताऊंगा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई हैं, इसमें हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करना है, ठीक है। तो पहले हम लाइक टर्म्स लिखते हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन में जिनके वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो। देखिए जैसे ये 3x2 है और ये 9x2 है, तो इसमें वेरिएबल x है और पावर दोनों की सेम है, पावर जो है दोनों की 2 है। तो ये जो पहली वाली टर्म है और ये आखिरी वाली टर्म है, ये लाइक टर्म कहलाएंगी। तो इसमें जो लाइक टर्म हो जाएगी ये हो जाएगी 3x2 और 9x2, ये इसकी लाइक टर्म हो गई। और अब हमने अनलाइक टर्म्स को लिखना है। तो अनलाइक टर्म्स वो टर्म होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन में जिनके वेरिएबल सेम ना हो या जिनमें वेरिएबल्स की पावर सेम ना हो, ठीक है। मसलन वेरिएबल तो सेम आ जाए लेकिन उनकी पावर सेम ना हो तो वो भी अनलाइक टर्म में आएंगी। तो इसमें जो अनलाइक टर्म है वो है 4xy + 7। तो हम लिखेंगे 4xy और 7, ये अनलाइक टर्म हो गई इस एक्सप्रेशन में। अब पार्ट 2 है, इसमें ये एक्सप्रेशन है, इसमें अपने लाइक टर्म पहले फाइंड आउट करनी है। तो देखें ये 4x2y और ये जो थर्ड टर्म आ रही है 7yx2, इसमें देखें वेरिएबल सेम है दोनों में, तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, y आगे y यहाँ पे पहले आ रहा है, यहाँ पे y बाद में आ रहा है, तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पावर जो है यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है ये लाइक टर्म्स में आएंगी। तो हम लिखेंगे जो लाइक टर्म में है उसमें 4x2y और 7yx2, ये हमारी लाइक टर्म में आ गई। और उसके बाद ये वाली जो टर्म है और ये टर्म है, इसमें देखें वेरिएबल तो सेम है लेकिन वेरिएबल की पावर सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अनलाइक टर्म्स में आती हैं। तो हम लिखेंगे 5x2 और 4x, ये अनलाइक टर्म्स में आ गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन में देखें, इसमें 2x2 और 9x2, इसमें वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है, 9x2। और ये पीछे जो है इसमें देखें वेरिएबल सेम नहीं, यहाँ पर xy है और यहाँ पर सिर्फ y है, तो ये जो है हमारी अनलाइक टर्म्स में आ जाएगी। 8xy हो जाएगा और 8y, ये हमने लिख दिया। अब लास्ट एक्सप्रेशन में देखें, ये पहली वाली टर्म में x2 पावर आ रही है, ये पहली वाली। अब लास्ट एक्सप्रेशन देखें तो उसमें पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म में वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स में आ जाएंगी। 3/2x2 और 9/2x2, ये लाइक टर्म में आ गई। उसके बाद ये 8 और 4x, ये जो है अनलाइक टर्म्स में आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। ये हो जाएगा 8 और 4x, ये अनलाइक टर्म्स में आ गई। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। ये नीचे कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि इक्वेशंस कौन सी हैं और इनइक्वालिटीज कौन सी हैं। तो जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उस टाइम आपको बताऊंगा कि इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें जो इक्वेशंस हैं वो अलग करनी है और इनइक्वालिटी को अलग करना है, ठीक है। तो देखें जब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन डाला जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन है, और अगर इक्वल की बजाय ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल का साइन डाला जाए तो वो इनइक्वालिटी कहलाएगी। तो ये फर्स्ट जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें चूंकि ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ है तो ये है इनइक्वालिटी, ये हो जाएगा इनइक्वालिटी, ठीक है। दूसरा इसमें भी देखें लेस आर इक्वल टू का साइन यूज हुआ है तो इसको भी हम इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, थर्ड में देखें यहां पर इक्वल का साइन यूज हुआ है, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन। ये हो जाएगी इक्वेशन। यहां पर ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ है दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान, तो ये है इनइक्वालिटी। ये सिंपल है सारे क्वेश्चन। अच्छा जी, उसके बाद फिफ्थ में इक्वल टू का साइन यूज हुआ है, तो ये है इक्वेशन। ठीक हो गया। और लास्ट वन में लेस देन का साइन यूज हुआ है, तो ये है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, ठीक है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का।